हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ कैरियर वेव। मेरा नाम है सत्येंद्र पाठक और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एटीसी और एओ के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप, यानी सारे स्टेप्स को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन करके और देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे, हमें लग रहा है ऐसा, ठीक है। कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम भी रही हैं बीच में, तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना करें। तो आज हम लोग देखते हैं फटाफट से कि एटीसी सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानने ही जानने चाहिए अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कब तक रिजल्ट आने वाला है, वो सारे प्रोडक्शन भी हम लोग थोड़ा सा एक झटके में लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसीज। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी डिपार्टमेंट सबसे पहले अपने वैकेंसीज को डिक्लेयर करता है कि हमारे पास इतने रिक्त पद हैं, इतने खाली पद हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि इसका बजट अलॉटमेंट होता है। क्या होता है सेकेंड स्टेप में? बजट अलॉटमेंट। यानी आफ्टर डिक्लेयरिंग द वैकेंसीज देयर शुड बी बजट अलॉटमेंट फॉर दोज वैकेंसीज। यानी उन्हें तय करना पड़ेगा कि क्या उनके पास उतना फंडिंग है या फंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। यानी बजट पहले से ही अलॉट हो जाता है वैकेंसी आने से पहले ही, तो ध्यान रखें। यानी निधि पहले से ही संचित रहती है। तो अगर कोई वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले होती है तो उसमें गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का बहुत फ़ायदा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और यही कारण है कि हर वैकेंसीज को जानबूझ करके लंबी खींची जाती है। हालांकि एआई, एटीसी और एओ के वैकेंसीज़ में अगर देखें तो लगभग टोटल ओवरऑल जितनी पूरी प्रक्रिया होती है टोटल 6 मंथ से लेकर के 11 मंथ का प्रोसीजर होता है। अभी तक हाईएस्ट 11 मंथ इन्होंने लिया है, इससे ज़्यादा लोग टाइम नहीं लेते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके अंदर ही ये लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। पर बाकी छोटे मोटे यानी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे सरकारें अपने फ़ायदे के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत लंबा खिंच जाता है कि वैकेंसी। क्यों? क्योंकि उसका बजट पहले से एलोकेटेड होता है और उस पर उनको काफ़ी प्रॉफिट यानी काफ़ी लाभ भी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप क्या होगी? बजट अलॉटमेंट के बाद में एक होता है नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है। यानी एक नोटिफिकेशन रहेगा। नोटिफिकेशन जो होगा वो क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करेगा? 2 चीज़ें डिक्लेयर करता है। एक तो ये डिक्लेयर करता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके बारे में भी ये लोग बात करते हैं। किसमें? नोटिफिकेशन में। जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है इसके बाद में ही कुछ ही दिनों बाद में अगले स्टेप में क्या होता है? रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड होता है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड यानी जो भी डिपार्टमेंट है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडमिट कार्ड्स को रिलीज़ कर देता है कि यानी आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, वेन्यूज़ के बारे में, टाइमिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। अगले स्टेप की अगर बात करें तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होता है? आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ध्यान रखें, इसमें रखने वाली बात यह है कि 2 आवर्स का होगा और ये भी ध्यान रखने वाले हैं बात कि इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और ये दोनों सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है नॉन टेक, ये सब आप पहले से जानते भी हो, और एक पार्ट होता है टेक सेक्शन। नॉन टेक में कई सारे फर्दर पार्ट्स होते हैं जैसे कि जीएस पार्ट, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि मैथ्स, जैसे रीजनिंग। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, यानी 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखें, जीएस जो होगा ये 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 होंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स के 15 होंगे 15 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चंस यानी 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल हो गई बातें कि कितने कितने सेक्शन होंगे नॉन टेक में। अगर टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो टेक्निकल सेक्शन में महज 2 पार्ट होते हैं, यानी टोटल देयर आर 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है मैथ्स का और दूसरा पार्ट होता है फिजिक्स का। तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चंस होंगे। तो मैथ के और फिजिक्स के दोनों के 30 क्वेश्चंस इनमें मिलते हैं। सबसे खास बात जो इसमें है ध्यान देने वाली वो क्या है?
ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथ्स का जो सिलेबस होता है ये 10th प्लस 12th और प्लस ग्रेजुएशन होता है, और यही सेम कंडीशन फिजिक्स के साथ में भी होती है, यानी 10 प्लस 12th, 10th का 12th का और ग्रेजुएशंस का। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि अभी तक यानी 2018 तक के एग्जाम्स में ग्रेजुएशन के जो फिजिक्स होते थे वो ऑफ अबाउट लगभग 80% आते थे, यानी पेपर में लगभग 23 नंबर के 23 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो होते थे वो होते थे ग्रेजुएशन से, और 6 to 7 क्वेश्चन टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 to 7 जो होते थे 12th या हाई स्कूल बेस के होते थे। पर इस बार इन्होंने क्राइटेरिया सीधे रिवर्स कर दिया, यानी 2020 के वैकेंसीज़ में ये बात सीधे पलट मिली आपको कि यहाँ पे क्या हो गया कि ग्रेजुएशन के टोटल 4 to 6 क्वेश्चंस थे और 10 to 12 के इन्होंने लगभग बाकी 80% को कवर किया था। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें जो ध्यान देनी चाहिए, जो आपको शायद अब तो आइडिया है ही है, कि नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड, नो कैलकुलेटर इज अलाउड। तो जितने भी लेंदी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हिट एंड ट्रायल से करना या ऑप्शन एलिमिनेशन से करना ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, और टाइम सेव करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ जो अभी तक जा रही थी 2018 तक की अगर बात करें तो 87 गई थी, उसके पहले बात करें तो मैक्सिमम 65 तक जाती थी, उसके पहले की बात करें तो 55-60 तक ही सिमट कर रह जाती थी। पर इस बार के एक्सपेक्टेशन थोड़े ज़्यादा हैं, तो अभी वेट करते हैं कब आती है। ठीक है, कब आंसर की आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर सीबीटी जब कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रेस्पॉन्स की, रिलीज ऑफ रेस्पॉन्स की। नेक्स्ट स्टेप है रिलीज ऑफ रेस्पॉन्स सीट। तो रेस्पॉन्स सीट ध्यान रखें, इसमें आपको अपने रेस्पॉन्स के साथ साथ में सही आंसर भी दिखता है, यानी आप इवेलुएट कर सकते हैं खुद को, यानी इवेलुएशन होगा। टोटल मार्क्स भी आप स्वयं से बता सकते हैं, टोटल मार्क्स भी आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, और साथ साथ में ध्यान रखें यहीं पे ही आपको ऑब्जेक्शंस भी रेज करने होते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज्ड हियर। ऑब्जेक्शन रेज करने के साथ में ध्यान रखना होता है कि इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका नो चार्ज होता है, नो चार्ज पर क्वेश्चन, तो कोई चार्ज नहीं है क्वेश्चन बेस पे, सभी को करने चाहिए। इसके साथ साथ में ध्यान रखें कि हर ऑब्जेक्शन के साथ में मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होते हैं। मैक्सिमम 3 है लेकिन मिनिमम 1 होता है। ठीक है, मिनिमम 1 डॉक्यूमेंट तो आपको अटैच करने ही करने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप होता है रिलीज ऑफ फाइनल आंसर की, रिलीज ऑफ फाइनल, या फिर इसी को बोल सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की। और एक चीज़ ध्यान रखें, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हम ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तभी क्या नंबर बढ़ेंगे। नहीं, आप रेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर कोई भी बच्चा अगर उसको रेज किया है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही पाए गए, यानी वो क्वेश्चन गलत लगा है, तो ध्यान रहें उसका बेनिफिट सभी को मिलता है, यानी पूरे के पूरे शिफ्ट को मिलेगा। ठीक है, उस शिफ्ट को जिस शिफ्ट में ऑब्जेक्शन रेज हुए। तो ध्यान रखें, अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाए हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है। जो जागरूक लोग होते हैं, जो वाकई में कंपटीशन में फाइट कर रहे होते हैं, वो सारा कर डालते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और हमने इस पर भी वीडियो बनाने की बात कही थी पर कर नहीं पाए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो रिलीज ऑफ फाइनल एंड रिवाइज्ड आंसर की, और कभी कभी इसी के साथ में अकम्पेनीड होता है रिजल्ट भी, यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, कभी कभी इसी के साथ अकम्पेनीड होता है, कभी कभी 3 दिन का गैप भी मिलता है। जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो जहाँ तक उम्मीद है कि 30 नवंबर के आसपास में 29-30 के आसपास में पेपर हुआ था, और दिसंबर में आंसर कीज़ आए थे, जनवरी में आंसर कीज़ आए थे, फरवरी में रिजल्ट आया था, मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि 1 महीने के लगभग गैप में हर चीज़ हो रहा था। तो यहाँ भी चांसेस वही हैं कि आंसर की तो उन्होंने जल्दी निकाल दिया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो 15 से 20 दिन इसके बाद में लगने वाला है, यानी कि 20 से 25 तारीख तक, अप्रैल तक हो सकता है इस बार का भी आपको रिलीज़ हो रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट जब डिक्लेरेशन हो जाता है तो इसी के साथ साथ में ध्यान रखना है कि इसमें 1:3 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो कैंडिडेट की संख्या जो आपको कॉल की जाती है वो कितनी होती है?
3 गुना होती है, यानी थ्राइज, यानी 3x टाइम्स जो होते हैं कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टेंशन ना लीजिए, अभी हम बताएंगे क्या क्या होता है इसमें भी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने हैं। सीएमओ से जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानी होती है उसके बारे में भी, वॉइस टेस्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इसमें थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स कैंडिडेट आपको एग्जाम में बुलाए जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ होता है, तो जो सेंट्रल हेड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एआई हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सफदरजंग, राजीव गांधी एयरपोर्ट सफदरजंग, न्यू दिल्ली, यहीं पे आपको बुलाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अक्सर यहीं पे ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में एक आपको एक मेल मिलता है। क्या मिलता है, जस्ट ए इसके बाद में आपको एक मेल मिलेगा, या आप कह सकते हैं कॉल लेटर, यानी अगला स्टेप जो होगा इसमें वो क्या होगा, कॉल लेटर। कॉल लेटर की नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाती है, और वो नोटिफिकेशन इसका कहाँ मिलता है, वेबसाइट पे। यानी नोटिफिकेशन आपको रिजल्ट के बाद में कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे AAI वेबसाइट, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि जब भी कॉल लेटर आता है 2 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना होता है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली चेक करना है रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखें, एक आपको मेल भी मिलती है, एक आपको मेल रिसीव होगी, और इस मेल जो आपको रिसीव होगी इसमें आपको टाइम, वेन्यू, डेट भी, और साथ साथ में उसका वेन्यू भी दिया रहेगा कहाँ पे होगी, यानी प्लेस। तो डेट, टाइम और प्लेस आपको मेंशन रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो कहाँ होता है, वो आपका होता है दिल्ली हेडक्वार्टर, यानी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर दिल्ली होगा, यानी कि वही की राजीव गांधी एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, ठीक है। कॉल लेटर आने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी अगर डीवी की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होता है वो होता है बायोडेटा फॉर्म, जो आपको फिल करके भेजना होता है, बायोडेटा फॉर्म। तो आपको एक बायोडेटा फॉर्म पूरा फिलअप, मतलब उनके पास में एक फॉर्मेट होगा, उसको आप फिलअप करेंगे और सारा का सारा भेजेंगे। डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होते हैं ये देख लीजिए, या कौन कौन से आपको रहेंगे। उसमें बेसिकली एक पूरा फॉर्मेट दिया रहेगा, उसी के हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर करके फाइल बना करके सेंड करनी होती है। इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th की, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की, फिर इसके बाद में 10th की, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको कास्ट या फिर EWS, या अगर आपने कोई स्पेशल प्रोविज़न लिया है तो, जैसे हैंडीकैप्ड प्रोविज़न हो गया, या फ्रीडम फाइटर प्रोविज़न हो गया, या डिपार्टमेंटल प्रोविज़न हो गया, तो उसका भी अगर कोई आप सपोर्ट ले रहे हो किसी स्पेशल प्रोविज़न का, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या देना पड़ता है, एक आइडेंटिटी कार्ड भी, आइडेंटिटी कार्ड्स भी आपको रखने चाहिए, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो होता है, अगर पासपोर्ट है तो द बेस्ट है, पासपोर्ट सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है अगर आपके पास में है, नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगली बात आ जाती है आधार कार्ड की, आधार कार्ड साथ में वोटर आईडी मोस्ट प्रोबेबली हर जगह वैलिड रहता है, ठीक है। वो वोटर आईडी सबसे पावरफुल कार्ड होता है इंडिया में खास करके, और उससे ईजिली बन भी जाता है। इसके बाद में जैसे आपके पास में पैन कार्ड हो तो भी बेटर है। एक चीज़ ध्यान रखें, जितने भी AO वाले होंगे, एयरपोर्ट ऑपरेशन वाले होंगे, इनके लिए स्पेशली ध्यान रखना होगा कि उनको अपने साथ में लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस भी अटैच करनी होगी। अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं टू होम इट मे कंसर्न, यानी एफिडेविट टाइप का एक बनवाएंगे वहाँ से, या उनके लेटर हेड पे बनवा करके वहाँ से रिलीज़ करना पड़ता है और जाके देना पड़ता है। और ध्यान रखें, ये जो आपने अप्लाई किया है वो नोटिफिकेशन के ड्यूरेशन में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है तब ये वैलिड होगा, यानी आपके पास परमानेंट नहीं है लेकिन आप पहले से अप्लाई कर चुके हो, लर्निंग में है, तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर आपने ना अप्लाई किया है ना लर्निंग में है
तो आप इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते और यहीं से आप बाहर हो जाएंगे अगर एओ के लिए हैं। ध्यान रखें, ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेप है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अगली तरफ चलते हैं। अगला स्टेप जो इसमें आता है अगला स्टेप ये आता है कि अगर आप एओ हैं, यानी अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा फाइनल लिस्ट, मतलब फाइनल, आप तुरंत फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन रिलीज, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जनरेट हो जाती है यहीं से, ठीक है। और अगर आप एटीसी हैं तो एटीसी को पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। कोई भी तीनों में से कोई सेंटर पे आप भेजा सकता है, यानी महाराष्ट्र में हो सकता है भेजा जाए, हो सकता है नागपुर, हो सकता है आप दिल्ली में, तो कहीं भी आप, जहां भी आपका होगा उस हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, ठीक है। उस ट्रेनिंग टेस्ट में क्या क्या ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं, जैसे एयरपोर्ट कंट्रोल के बारे में, यानी कि कैसे आपको कोऑर्डिनेट करनी है, आपकी स्पीच थेरेपी के बारे में, वॉइस टेस्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस ट्रेनिंग सेंटर के भेजने के दौरान ही, यानी सबसे पहले स्टेप में क्या क्या करना पड़ता है, और भी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग सेंटर भेजने से पहले भी, और वो होता है जैसे वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपसे एक न्यूज़पेपर रीड करवा लेंगे, न्यूज़पेपर रीड कराएंगे, जैसे आपको एक कोई पैसेज दे देंगे, आपसे कहेंगे रीड करिए, आपका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन यानी क्या, कैसे आप पुकार रहे हैं, आपके लोकल लैंग्वेज इफेक्ट देखते हैं, लोकल लैंग्वेज इफेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार के लोग जो होते हैं वी को भी कहते हैं, यानी वर्टेक्स को वर्टेक्स बोलेंगे, तो लोकल लैंग्वेज इफेक्ट है जो कि नहीं होनी चाहिए, इसको इज बोलते हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी लोकल लैंग्वेज इफेक्ट होते हैं उसको देखिए, बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है वॉइस टेस्ट, बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा सा रीडिंग लाउड अपनी रख रहे हैं, तो चांसेस हैं इसमें से कोई जल्दी फिल्टर आउट नहीं होता है, जो टॉप के होते हैं कैंडिडेट वो ज़्यादातर सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर ज़बान तोतली है, जीभ कटे हुए हैं, या कोई आप विकार से हैं, मेडिकल फिटनेस में आप सिट नहीं कर हो पा रहे हैं, तो ही आप बाहर होते हैं। तो वॉइस टेस्ट होगी, और उसके बाद में आपको कहाँ भेजा जाएगा, वॉइस टेस्ट के बाद में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर या पीएमओ जो वहाँ के हों, या सीएमओ जो भी वहाँ पे वैलिड हो, उनसे आपको बनवाना पड़ता है, और उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहती हैं कि आप फिट हैं कि नहीं। और ध्यान रखें, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी 2 प्रोसीजर होता है, यानी सिलेक्शन से पहले भी होता है और सिलेक्शन के बाद में भी होता है, यानी विद इन 1 ईयर भी एक बार दोबारा से वहाँ के जो अपनी पैथोलॉजी उनकी अटैच होती है वहाँ से सारे टेस्ट कराते हैं, यानी कि बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें दोबारा से भी चेक करवाते हैं। अगर आप उसमें फिट पाए जाते हैं तो आपको सीधे सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में बैठा दिया जाएगा। अगर आप उसमें फिट नहीं पाए जाते हैं तो ध्यान रखें, आपको निकाला नहीं जाता है, हाँ थोड़ा सा रोक के रखते हैं आपके वैकेंसी को, आपके पोस्ट को, लेकिन आपको निकाला नहीं जाता है, बस आपको डायरेक्ट पायलट के कॉन्टैक्ट वाली जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बिफोर वाली जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो वैलिड और बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट देख लेंगे, वॉइस टेस्ट देख लेंगे, और ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भेज देते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर से आने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है, फिर ट्रेनिंग सेंटर पे भेज देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मतलब ट्रेनिंग सेंटर से पहले ही एक और स्टेप है, जैसे उसमें एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, यानी फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे एक तो रहेगा एक्सेप्टेंस लेटर, एक तो आपको मिलेगा एक्सेप्टेंस लेटर, ये बाई मेल ही आता है, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट करना है आपको, और विद इन 2 डेज अप्लाई भी करना होता है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है, उसमें उनके सारे कंडीशंस रहेंगे, यानी पर्क्स, मेडिकल टर्म्स, यानी सारी डिटेल रहेंगी, मेडिकल टर्म, जितने भी उनके पर्क्स होंगे, जितने भी सैलरी पे स्केल वगैरह के बारे में, सैलरी डिटेल्स के बारे में, पोजीशन के बारे में, कौन से पोजीशन पे आप लाई करेंगे, जो भी उनके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, TNCs होंगे, वो भी उसमें मेंशंस रहेंगे। और साथ साथ में एक और चीज़ अटैच रहती है, वो होता है फॉर्मेट फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने भेजा था उसी के रिलेटेड रहता है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किस तरीके से, नहीं सिलेक्शन के बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेरीफाई करवाने होते हैं आपके बोर्ड से,
ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी से आपको वेरीफाई करवाने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भी, लास्ट में अपॉइंटमेंट के बाद में भी ये प्रोसीजर होता है, दोनों ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आप इसका पूरा फाइल बनाएंगे और फिर वेन्यू पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग वेन्यू है वहाँ पे आप जाएंगे, फिर वहाँ से डिक्लेयर करके आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर के बाद में आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है और आप वहाँ से सीधे सीधे अपने पोजीशन पे, यानी जहाँ भी आपको अपलॉट करना होगा वहाँ डाल देंगे। एयरपोर्ट ऑपरेशन वाले सीधे के सीधे कहाँ पे प्लॉट किए जाते हैं, तो ये एयरपोर्ट पे ही डाले जाते हैं। इनका कोई ट्रेनिंग सेंटर वेंटर नहीं भेजा जाता है, इनको सीधे सीधे एयरपोर्ट पे ही ज्वाइनिंग करा दी जाती है। जबकि एटीसी वालों को ज्वाइनिंग से पहले कहाँ भेजा जाता है, ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। और ट्रेनिंग सेंटर पे भेजने के बाद भी ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके बाद में ही उनकी ज्वाइनिंग हो पाती है कंप्लीट वाली। ठीक है, और ट्रेनिंग सेंटर से भेजने से पहले एटीसी को वॉइस टेस्ट भी देना पड़ता है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस प्रूफ देना पड़ता है, जो सीएमओ डिक्लेयर करके अपने फॉर्मेट पे देता है। फॉर्मेट ये आपको मेंशन कर देंगे, जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है उसी के साथ में, वहाँ से पेमेंट मिल जाएगा, या फिर आपको जब डीवी कराने जाएंगे उसके पहले जो मेल आता है उसमें भी फॉर्मेट मेंशन रहता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद, हैदराबाद, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और एक चीज़ खास इसमें है, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग को ये साइड वाला दिख नहीं रहा होगा कि ट्रेनिंग सेंटर और वॉइस टेस्ट में न्यूज़पेपर, पैसेज, ये सब। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा चैनल में। तो अपना एटीसी के लिए स्पेशल जो चैनल बना हुआ है उसको यहाँ पे नोट कर लें। एटीसी चैनल जो है टेलीग्राम का, ठीक है, ये स्टेप नहीं है, ये आप लोग के लिए स्टेप है। तो AAI_ATC ये टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे या @ आगे लगा देंगे, सीधे आपको टेलीग्राम पे एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर रखिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप पूछेंगे। ठीक है, आगे हम लोग रिप्लाई करते रहेंगे एक दूसरे का। बीच में मैं आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे आप कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो एटीसी टेलीग्राम चैनल अपना है और ये हमेशा रहेगा, यानी नेक्स्ट वैकेंसी जो 2022 में आने तय है उसके लिए भी होगी। और ध्यान रखें, फर्स्ट क्वार्टर में ही नेक्स्ट ईयर आने वाली है। तो अभी से मैं फिजिक्स का क्लास जैसे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके साथ अभी से जुड़े रहें। बेसिक साइंस हम लोग 12th लेवल तक की पढ़ेंगे उसमें, तो पूरा कवर कर डालें ताकि बाद में आपको रिग्रेट करने का कोई चांस नहीं मिले। जो इस बार गलती हुई वो अगली बार गलती ना हो, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतनी बात? एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि स्टेप ही कह सकते हैं वैसे, कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या ट्रेनिंग जाते समय, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज होंगे वो भी आपको पे किए जाते हैं। और अलाउंस में देख लीजिए, जो आपने एड्रेस डाला हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन में एड्रेस डाला हुआ है, वहाँ से वेन्यू तक का जो भी आपका वेन्यू है उसके बीच का 3 टियर AC किराया आपको दिया जाता है। यानी इसका फेयर आपको अलाउंस किया जाएगा, यानी रिम्बर्स्ड होगा बाद में जब वहाँ पहुँचेंगे। और ध्यान रखें, टिकट जो होगी कंफर्म होनी चाहिए। कंफर्म टिकट लेके जाएंगे तभी होगा, कंफर्म टिकट होनी चाहिए। अगर आप महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, फ़्लाइट से जा रहे हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ़्लाइट की टिकट भी आप वहाँ पे अगर शो करेंगे तो आपका उस अलॉन्ग में जो 3 ईयर AC का जो किराया है उसके बिहाफ पे जितना बनता है उतनी चीज़ें उतना आपको वहाँ पे रिम्बर्स कर दिया जाएगा। और ध्यान रखें, यहीं पे आपको बैंक डिटेल्स भी सबमिट करने होते हैं पहले ही दिन। ठीक है, बैंक डिटेल्स भी देने होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है, एक टिकट और एक बैंक डिटेल। टिकट कोई भी हो, बस इतना ध्यान रखें कि उसको आपको किराया जो मिलेगा वो 3 टियर AC के रेलिवेंट मिलेगा। अगर आप स्लीपर से जाएंगे तो ध्यान रखें वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो 3 टियर AC से जाएं, उसका किराया आपको रिम्बर्स मिल जाएगा। या उससे ऊपर भी जाएंगे तो इसके लेवल का किराया आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है इतनी सारी चीज़ें ही थी। आइए छोटी छोटी बातें और भी कर लेते हैं, और छोटी छोटी बातों में जैसे नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अगली बात जैसे हम लोग कर लेते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि सर हमारे पास चश्मा लगा हुआ है, उसका क्या करें। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेडिकल टेस्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। जैसे पहली बात तो हम लोगों ने कहा कि 2 पार्ट हैं इसके, एक तो बिफोर ज्वाइनिंग और एक आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आफ्टर ज्वाइनिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अपने ऊपर जितना भी स्ट्रेस वगैरह जो भी आपको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, स्ट्रेस हाइक ना करिए, ना कभी BP UP के कोई पेशेंट बननी नहीं तो बहुत टशन में आकर के आपने कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया, दिक्कत हो गई। नहीं तो आप अपने अलोकेटेड पोस्ट नहीं पाएंगे, आप डायरेक्ट पायलट से बात करने वाली जो भौकाल होता है वो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें कि बिफोर ज्वाइनिंग के बाद में भी एक टेस्ट होगा विद एन ईयर। तो उसके बाद में भी, यानी ट्रेनिंग के दौरान भी आप पीक पे ना जाएँ, नॉर्मल रहें, नॉर्मल कैंडिडेट बन के ही बिहेव करें और प्रयास करें कि आफ्टर ज्वाइनिंग टेस्ट में भी आ पाएँ। जैसे आफ्टर ज्वाइनिंग टेस्ट में उनका जो भी एक पैथोलॉजी होगा, वहाँ से जैसे शुगर टेस्ट हो गई, BP टेस्ट हो गया, ठीक है, BP टेस्ट, 6x6 का विज़न टेस्ट, ये सारे टेस्ट वो लोग दोबारा से करवाते हैं, क्योंकि CMO से हो सकता है बहुत सारे लोग जुगाड़ से करवा लेते हो। तो CMO सर्टिफिकेट
ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस सर्टिफिकेट सीएमओ से लेके जाना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग, और आफ्टर ज्वाइनिंग में लोग खुद से अपना टेस्ट कराते हैं। और 6x6 विजन का मतलब ये हो जाता है कि इतनी विजन होनी चाहिए विथ और विदाउट स्पेक्टिकल्स। तो विथ और विदाउट स्पेक्स मतलब चश्मे, चश्मा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके 6x6 की विजन होनी चाहिए। 10 का पावर आप -10 का पावर आपके पास में है आंखों के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, चश्मा लगाने के बाद में आपकी विजन 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें। अगर इतना विजन आपके पास में है तो कोई टेंशन नहीं है, चश्मा लगता है कोई बात नहीं, फ्री ऑफ माइंड रहिए और जाइए, शानदार तरीके से जाइए। ठीक है, तो स्पेक्स अलाउड है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो टेस्ट होते हैं इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, और वो महत्वपूर्ण है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इसमें आप फेल होते हैं तो ध्यान रखें आपको टॉप एटीसी प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, आपको डायरेक्ट पायलट के कॉन्टैक्ट में नहीं रखा जाएगा, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रीमियम है। स्ट्रेस टेस्ट जैसे होगा, स्ट्रेस टेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस टेस्ट। मोस्ट प्रोबब्ली ये ऐसे ही कर देते हैं, है ना, आपको बातचीत आपसे करेंगे और ऐसे ही बता देंगे कितना है। मोस्ट प्रोबब्ली इसमें किसी को रोकते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंडेटरी होता है। तो थोड़ा सा जब भी आप बात करें तो आपकी पिच अच्छी हो, बोल्ड आवाज़ हो, क्लैरिटी हो, और थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हो। यानी आप पायलट को अगर बता रहे हैं, कोई मैसेज देने वाले हैं कि आपको यहाँ रनवे ये आपको एक्वायर करना है, कुछ भी आप बता रहे हैं, अगर आपके बातों में झिझक रहेगी तो पायलट जो होते हैं नर्वस हो जाएंगे, और पायलट को नर्वस करना नहीं है। तो सबसे पहले आप नर्वस ना हो, है ना, क्योंकि आप ही बैकबोन है। किसी एयरपोर्ट का बैकबोन जो होता है वो एटीसी होता है, ध्यान रखें। एटीसी ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बताता है कि कौन सी फ्लाइट आने वाली है, कौन सा रनवे डिक्लेयर किया जाए, और फिर उसके अलॉन्ग एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाले सारी चीज़ें करते हैं। तो एटीसी बेटर पोस्टेड देन दैट ऑफ एओ। बस एओ में क्या होता है, थोड़ा टशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता, लेकिन एटीसी में थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब रहती है, बस इतना सा है। और इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं होता कि आप टेंशन ले लीजिए अभी से, कुछ नहीं है, सब टशन में चलता है। बहुत बढ़िया पर्क्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया अलाउंसेस मिलते हैं, आपकी सेहत का, आपकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। बस इतना सा ध्यान रखें कि छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। अगर छुट्टी आपको चाहिए तो आपके कोलीग्स वगैरह के साथ में थोड़ा सा तालमेल बिठा करके छुट्टियां ले जा सकती हैं। त्योहारों पे खास करके छुट्टी नहीं मिल पाती, ये भी ध्यान रखें। तो जितनी सीटें वहाँ पे हमेशा होनी चाहिए उस एयरपोर्ट पे, जो भी एयरपोर्ट पे आप जॉब कर रहे हैं, उतने लोग वहाँ होने ही होने चाहिए। कोई 1 या 2 लोग अगर मान लीजिए छुट्टी ले सकते हैं एक टाइम पर, अब सारे के सारे त्यौहार में छुट्टी लेके चले जाएंगे तो एयरपोर्ट कौन संभालेगा। तो आप किसी अपने कोलीग से तालमेल बनाए रखें, उनके ज़रिए ही आप आपस में स्विच करके आप काम चला सकते हैं, छुट्टियाँ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको छुट्टी नहीं मिलती है, भी ध्यान रखें। अलग अलग एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग ही उनके पर्क्स, उनके सैलरीज, उनके अलाउंसेस बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एयरपोर्ट पे अलग अलग सैलरी इनको मिलती है, फाइनल सैलरी इनको अकाउंट में मिलती है, भी ध्यान रखें। तो किसी एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, किसी एयरपोर्ट पे आपको कम बेनिफिट भी मिल सकता है। वर्किंग आवर्स भी अलग अलग एयरपोर्ट के अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, कुछ में गैप ज़्यादा मिलता है, कुछ में गैप बिल्कुल नहीं मिलता। किसी में क्या होता है 7 to 7 डेज़ आपको वर्क करना पड़ेगा, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली 5 to 6 डेज़ ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं अगर पीक आवर्स हैं तो 7 डेज़ भी आपसे वर्क लिया जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गई मेडिकल टेस्ट के बारे में। आइए थोड़ा वॉइस टेस्ट को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वॉइस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वॉइस टेस्ट, तो वॉइस टेस्ट के सबसे प्रोमिनेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो इसका प्रोमिनेंट पार्ट आप कह सकते हो वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होते, स्टेटमेंट जो आपको कम्युनिकेट करने होते हैं किसी एयरपोर्ट पे एटीसी होते हुए किसी पायलट से जो आप कम्युनिकेट करते हैं, उसमें अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं डालते, यानी ऐसा लगता है इसे कोडेड लैंग्वेज बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ एटीसी के अलग टाइप के होंगे, पायलट के अलग होंगे, वो अपने पहले विमान का नाम और उसके बाद अपने पद का नाम, यानी दिस इज कैप्टन फ्रॉम 707 बोइंग ऐसे करके, और जहाँ का भी है वो बोलेंगे, और आस्किंग फॉर क्लियर परमिशन ऑन रनवे, या आस्किंग क्लियर परमिशन रनवे 27 फॉर लैंडिंग ऐसे करके, या 7 बोलेंगे फॉर आर्टिकल इफ एंड द, ये सारी चीज़ें हटा करके वो लोग बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, और सेम वे में आपको ही बोलना होता है। तो ध्यान रखें कम्युनिकेशन स्किल आपके बेटर होने चाहिए। और ये कम्युनिकेशन जो होते हैं, ध्यान रखें, ये कम्युनिकेशन अक्सर पायलट के जो होते हैं वो रेडियो पे होते हैं, और रेडियो हिंड्रेंसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारे लोग मोबाइल टर्न ऑफ भी नहीं करते, आपको पता है। तो क्योंकि हिंड्रेंसेस ज़्यादा होते हैं, या लोकेशन हो सकता है एयरपोर्ट से प्लेन की ज़्यादा दूर है, तो भी कम्युनिकेशन सही ना हो, इसलिए आपके आवाज़ जो होनी चाहिए वो लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर आवाज़ होनी चाहिए। और इसके लिए आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ने लगिए,
क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना हमने लोगों ने बात किया है, जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं, हालांकि हम तो आगे नहीं पढ़ पाए थे, हमने छोड़ दिया था ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ के पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों ने बताया कि उनसे जस्ट उन्होंने पूछ लिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आपकी सेल्फ डिटेल्स वो लोग पूछ लेंगे। तो सेल्फ डिटेल्स आपसे पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि बताइए क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं, कैसा करा है, और आपको इंग्लिश में या हिंदी में बेहिचक होकर के आपको बतानी होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश में पूछा जाता है। तो सेल्फ डिटेल में ही आपको जज कर लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी फ्लुएंसी कितनी है, आप फ्लुएंट बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी है कि नहीं। जैसा कि हमने बताया था लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट, तो लोकल लैंग्वेज इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में है तो आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज इफेक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल वोकैब होनी चाहिए, अमेरिकन या मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अमेरिकन करते हैं ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ब्रिटिश भी चल जाएगा, लेकिन लोकल वाला नहीं चलेगा। यानी वी को अगर आप भी कह के पुकारते हैं और आप कहते हैं सही है तो ये नहीं चलेगा। लोकेलिटी में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो ध्यान रखें आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होनी चाहिए और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मेल खाती हो। यानी कि आप जब भी न्यूज़पेपर रीडिंग करें तो कोई ऐप डाउनलोड कर लें, यानी स्पीक इंग्लिश गुरु या ऐसे करके ग्रामरली है, मोस्ट में वॉइस टेस्ट, तो इससे आप मैच करें। 8-10 दिन अगर आप टेस्टिंग अपनी सेल्फ कर लेंगे, यानी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज के हिंड्रेंस को आप इम्पैक्ट हटा सकते हैं। तो सेल्फ डिटेल के बारे में एक बार लिख करके अपना प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई इंग्लिश का पैसेज दे सकते हैं वो, तो एक इंग्लिश का पैसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे और कहेंगे बताइए इसको पढ़िए, आप उसे पढ़िए। आपको कोई न्यूज़पेपर कटिंग दे देते हैं कभी कभी, यानी न्यूज़पेपर कटिंग आपको दे देंगे और कहेंगे इसको आप पूरी तरीके से लाउड एंड क्लियर बेटर वे में जैसे आप पढ़ सकते हैं उसको आप पढ़ें। ठीक है, कभी कभी कुछ कोडेड लैंग्वेज भी मिल सकता है, यानी कोडेड लैंग्वेज भी आपको दे सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए विमान है बोइंग 37 AC, ऐसे करके मान लीजिए कोई नंबरिंग है, तो 307 जैसे इसको आप क्या पुकारेंगे, 307 ए से अल्फा चार्ली। ठीक है, ध्यान रखें कोई नेसेसरी नहीं है कि आप कोडिंग करें ही, अल्फा बीटा चार्ली डेका हेप्टा ये सब यूज़ करें। मे भी आप सिंपली बोल सकते हैं, अगर ये आपको यूज़ करना तो वहीं पे आपको वर्ड देंगे और वहीं आपसे लिखवा लेंगे, और लिखने के बाद में आपको उसको लाउडली प्ले करना होगा, यानी आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप 307 ऐसे ही बोलेंगे तो उसी से भी काम चल जाएगा। बाकी इन सब चीज़ों के लिए तो आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा ही जाता है, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज करके आपको सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये टोटल मिला जुला के कुल टोटल स्टेप्स थे जो आपको होने हैं, जो आपको करने हैं। तो आइए फटाफट से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक और क्या क्या जाना है। तो AIATC AO सिलेक्शन का ये पूरा गाइड है, और इस गाइड में सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ के डिक्लेयर होने के बाद में बजट अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, बजट अलॉटमेंट, एक डिक्लेरेशन के बाद में आपको बजट अलॉटमेंट वही लोग करते हैं, और उसके बाद में नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, और रिलीज करने पे वैकेंसी कितने हैं, पोस्ट कितने हैं, और साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में डिक्लेयर किया जाता है। फॉर्म आप फिल करते हैं और उसके बाद में रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं। 5th स्टेप में आपकी एक CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि 2 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। उसके 2 सेक्शन यानी टेक और नॉन टेक होंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। नॉन टेक में GS, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 10, 20, 15, 15 के ऑर्डर में, और मैथ और फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल तक की, मतलब हाई स्कूल से ग्रेजुएशन लेवल तक की टोटल रहेगी, और वो भी 30-30 क्वेश्चंस यानी 30-30 मार्क्स के रहेंगे। कोई कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद में उसके इस एग्जाम होने के बाद में फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक के बीच में रिलीज ऑफ रिस्पॉन्स की, यानी आपकी रिस्पॉन्स शीट आपकी आ जाती है, आंसर की आ जाती है, उस आंसर की के साथ साथ में आप अपने टोटल मार्क्स को इवेलुएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के कोई चार्जेस नहीं होते, और ध्यान रखें कि इसमें मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या मिनिमम 1 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसका बेनिफिट सारे शिफ्ट वालों को मिलता है, उस पूरे कंप्लीट शिफ्ट को मिलता है, तो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है सबको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में रिलीज ऑफ फाइनल या रिवाइज आंसर की होती है, इसी के साथ में अटैच कभी कभी रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाता है, और कभी कभी 3 दिन का गैप के साथ में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर में जो लिस्ट, फाइनल लिस्ट आती है, इसमें 1:3 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, यानी 3 टाइम्स कैंडिडेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और वो वेरिफिकेशन होता है सफदरजंग न्यू दिल्ली राजीव गांधी एयरपोर्ट पे, यानी उनके सेंट्रल हेडक्वार्टर पर। तो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पे या सेंट्रल हेडक्वार्टर जिसको आप कर सकते हैं AI का, वहीं पे आपको बुलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपके पास में कॉल लेटर आती है। कॉल लेटर में नोटिफिकेशन जो है AI वेबसाइट पे आपको चेक करना होगा रेगुलरली। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अपना मेल चेक करें, मेल में टाइम, डेट और वेन्यू दिया होगा।
वेन्यू के साथ साथ में आपको एक नोटिफिकेशन जो दिया होता है, उसी नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें और दी होती हैं, यानी बायोडेटा फॉर्म के बारे में कि कैसा आपका बायोडेटा फॉर्म होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और साथ साथ में आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपके जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, कास्ट, EWS, स्पेशल प्रोविज़न जो भी आप अगर एलोकेट किए हैं या लिए हैं, एंटी कार्ड जिसमें पासपोर्ट सबसे बेटर होता है, अदरवाइज आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड सारे वैलिड हैं। AO की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए मस्ट होता है। अगर नहीं है तो आपको आपके जो भी आपका RTO डिपार्टमेंट है लोकल का, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आपने पहले से नोटिफिकेशन के टाइम पे लर्निंग के लिए अप्लाई कर दिया था तो। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखें कि 2 स्टेप्स हो जाते हैं। जैसे AO के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे सीधे इनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होता है और ये किसी एयरपोर्ट पे ज्वाइन करा दिए जाते हैं। जबकि ATC के लिए इसके बाद में फर्दर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि वॉइस टेस्ट होगा। ठीक है, इन 9th स्टेप में AO को डायरेक्टली अलॉट कर दिया गया, जबकि ATC वाले पहले वॉइस टेस्ट लेंगे। यानी A पार्ट इनका क्या होगा, वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट में न्यूज़पेपर, पैसेज, प्रोनाउंसिएशन, लोकल लैंग्वेज इफेक्ट आदि चेक करते हैं। फिटनेस टेस्ट भी इनका देखेंगे, यानी मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो कि CMO सर्टिफिकेट होती है, यानी आप पहले से करवा के लेके जाते हैं, इसके बारे में आपको देना होता है। और इसके बाद में एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है और इस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है। यानी आपको एयरपोर्ट पे नहीं भेजा जाता है ज्वाइनिंग के लिए, आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर कहीं भी हो सकता है, इलाहाबाद, हैदराबाद या महाराष्ट्र, या फिर आपका क्या कहते हैं नागपुर। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद में फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, यानी एक्सेप्टेंस लेटर होता है और साथ साथ में मेडिकल टर्म, सैलरी, बेनिफिट, फॉर्मेट होंगे वेरियस डॉक्यूमेंट के, जो कि आप फाइल बना करके, यानी एक फाइल प्रिपेयर करेंगे, यानी फाइल एक प्रिपेयर करेंगे, ये 10th स्टेप है ना शायद। आप एक फाइल प्रिपेयर करेंगे और इसको सबमिट करेंगे उसी मेल में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको हमने अपनी तरफ से जानकारी दी कि आप फर्दर नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं, ATC अगर एग्जाम देते रहते हैं या वेरियस एग्जाम्स जो कि टेक्निकल एग्जाम्स अगर आप देखते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को, यानी दैट इज़ यूट्यूब चैनल कैरियर वेव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि आप कर नहीं रहे हैं। लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए, और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल यानी AIATC सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन रखें, इसको छोड़ें नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ड्राइविंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, तो खैर बहुत ज़्यादा मिलता नहीं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडियन हैं, तो आपका क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, यू हैव ग्रेटर डिस्टेंस टू ट्रैवल, तो ये काफ़ी मैटर करता है। तो आपके लोकल एड्रेस जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है और साथ साथ में जो वेन्यू है जहाँ पे DV होना है, ज्वाइनिंग होनी है, उसके बीच का 3 टियर AC की फेयर जो होती है रिम्बर्स्ड होती है, बशर्ते कि आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए। आप अगर फ्लाइट से गए हैं, किसी भी मीडिया से गए हैं, आपको जो टिकट फेयर जो रिम्बर्स होगा वो 3 टियर AC कैलकुलेशन के हिसाब से ही होगा, और उसके साथ साथ में आपको बैंक डिटेल्स भी पहुँचते ही सबमिट करनी होती है एक फॉर्म में। क्लियर? आगे आते हैं, अगली चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। अगली चीज़ नेक्स्ट पेज पे कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो बिफोर ज्वाइनिंग यानी ज्वाइनिंग के पहले, यानी बिफोर ज्वाइनिंग यू हैव टू प्रोवाइड ए CMO सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यू हैव टू कैरी अलॉन्ग विद यू, दैट शुड बी रिलीज्ड बाय CMO ऑफ योर लोकल एरिया, लोकल डिस्ट्रिक्ट। ओके, और आफ्टर ज्वाइनिंग देयर सम अटैच्ड पैथोलॉजी फॉर द डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए कोई अटैच्ड पैथोलॉजी होगी जो कि आपके टेस्ट करेंगी, दैट विल बी ऑफ शुगर टेस्ट, BP टेस्ट, 6x6 विजन टेस्ट, दैट शुड बी विद और विदाउट स्पेक्स। आपके पास कितना भी आंखों में पावर हो, whatever the power of your eyes, no matters, doesn't matter, but you have to, with or without specs, you should have a clear vision of 6x6. okay, कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा सा मैटर करता है, और ध्यान रखें अगर इसमें आप इम्पैक्ट होते हैं इसमें, तो आपको डायरेक्ट पायलट के कॉन्टैक्ट वाली जॉब नहीं मिलती है, सपोर्टिंग जॉब मिलती है। इसके साथ साथ में कॉन्फिडेंस टेस्ट भी देखा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। आगे आते हैं, बात करते हैं वॉइस टेस्ट की। व्हाट शुड बी वी शुड प्रिपेयर बिफोर द वॉइस टेस्ट। वी शुड लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, यानी कि आपके लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए। कोडेड लैंग्वेज के बारे में भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा तुरंत का तुरंत ही, और आप उसको आप आराम से उनको बता पाएंगे। सेल्फ डिटेल के बारे में कोई पूछ लेते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द वेन्यू, दैट यू शुड टेल देम अबाउट योरसेल्फ, क्लियर, साउंड एंड लाउड। ठीक है, और इसके बाद में साथ साथ में आपकी फ्लुएंसी बेटर हो तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, यानी रीडिंग यू शुड प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू द वेन्यू अबाउट द फ्लुएंसी। देयर शुड नॉट बी एनी लोकल लैंग्वेज इफेक्ट। लोकल लैंग्वेज इफेक्ट यानी प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट में लोकल लैंग्वेज का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इवन इंडियन स्टैंडर्ड इंपैक्ट भी नहीं होना चाहिए। आपके इंपैक्ट जो हो वो अमेरिकन लैंग्वेज स्टैंडर्ड के हो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ब्रिटिश इंग्लिश हो तो भी बेटर है, यानी इंटरनेशनल इंपैक्ट होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल
लेवल आपको कंसिडर करना है। आपको इंग्लिश पैसेज भी रीड करवा सकते हैं या न्यूज़पेपर कटिंग भी दे सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोगों ने इतनी बातें की, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, और हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आपको पसंद आया लाइक भी करिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो कीप स्माइलिंग, आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं हुए इस बार तो होप ना खोएं, नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट ईयर यानी 6-7-8 महीने बाद, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए लगता है आपको एलिजिबल नहीं रह जाएंगे यानी आपका एज खत्म हो जा रहा है, तो भी आप टेंशन ना लें। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके होते रहते हैं, कुछ नोटिफिकेशन आपको पता भी नहीं चलते, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बीच बीच में आपको डालते रहेंगे। जैसे नोटिफिकेशन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में आपको अगर देखेंगे या सीमेंट कॉर्पोरेशन में देखेंगे तो कुछ वैकेंसीज आती हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, सरकारी रिजल्ट वगैरह पे भी नहीं आती। मैं आपको बताऊंगा कि कब वो आई हैं, और उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मानते हैं और बहुत बेसिक सा एग्जाम लेते हैं और आप क्लियर कर जाते हैं। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ बीटेक यानी बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, देन यू शुड गिव गेट एग्जाम रेगुलरली। ध्यान रखें, गेट बेस पे बहुत सारे वैकेंसीज हर साल आती हैं, हर मंथ में 3 से 4 वैकेंसीज अलग अलग पीएसयूज के, मिनी रत्ना कंपनीज के आते ही रहते हैं और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।